आज मेरा रंग की टीम अनुभूति मैम के साथ है। अनुभूति मैम साइकोलॉजिस्ट हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। हम बातचीत करेंगे साइकोलॉजी पे कि किस तरह हमारे समाज में दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। उसके साथ साथ एक जनरल बातचीत करेंगे कि क्या साइकोलॉजी समझ के हम बहुत सारी चीज़ों से, पारिवारिक, सामाजिक और दुर्घटनाओं से बच सकते हैं क्या। तो बातचीत करते हैं अनुभूति मैम से। और पहले तो जानेंगे कि मैम कहाँ से हैं और क्यों ये विषय चुना। आपका मेरा पे बहुत बहुत स्वागत है मैम। हम जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ और साइकोलॉजी क्यों चुना आपने। मेरा मूल निवास मेरे दादा परदादा यही तब तो देवरिया जिला हुआ करता था, अभी वो कुशीनगर जिला हो गया है। उस कुशीनगर का एक हिस्सा है फाजिल नगर। फाजिल नगर के पास ही मेरे दादा परदादा का मूल स्थान है। लेकिन मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश चिकित्सा सेवा में डॉक्टर थे, तो इस वजह से उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। तो मेरी शुरुआती जो शिक्षा है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जगहों पे हुई। विशेष रूप से लखीमपुर खीरी एक ज़िला है, वहाँ पर वो काफ़ी लंबे समय तक पोस्टेड थे। तो मेरी हाई स्कूल इंटर की जो पढ़ाई है वो वहीं से हुई। उसके बाद से फिर मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD सारा कुछ यहीं से किया। और जहाँ तक आपने ये पूछा कि मैंने मनोविज्ञान विषय क्यों चुना, तो सच्चाई ये है कि मेरी माँ ने मुझे मनोविज्ञान पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। और उनको ये लगता था कि मेरा स्वभाव या मेरा नेचर जिस तरीके का है, मुझे मनोविज्ञान पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं बड़ी इंट्रोवर्ट और बड़ी शाई, कम बोलने वाली, तो इसलिए उनको लगता था कि मुझे मनोविज्ञान पढ़ना चाहिए। और तो मनोविज्ञान विषय उन्हीं की वजह से लिया। मेरी मूल रुचि वैसे संस्कृत में थी, तो मेरा एक विषय संस्कृत था। संस्कृत साहित्य में, मतलब संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी साहित्य की ओर ज़्यादा झुकाव था। लेकिन मनोविज्ञान, और अब मुझे लगता है कि मैंने मनोविज्ञान पढ़ करके बहुत अच्छा किया। और वो मेरे जीवन का एक ऐसा निर्णय है जिसको मैं अपनी माँ को कहूँगी कि उन्होंने मुझे मनोविज्ञान की ओर अग्रसर किया। तो मैम एक सवाल ये है कि क्या साइकोलॉजी पे हम जिस तरह बातचीत नहीं करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि विषय से लेके व्यक्ति तक जो है इस पे बहुत कम बातचीत करता है। मनोविज्ञान को लेकर के समाज में कुछ अलग तरीके की धारणाएं प्रचलित हो गई हैं। जैसे कि अगर जैसे एक आमतौर पर अभी आ गया कि काउंसलर की बात हम करते हैं, या अगर कहा जाए कि कोई समस्या है, किसी मानसिक द्वंद में है, और कहा जाए कि किसी मनोवैज्ञानिक से आप कोई सलाह ले लीजिए, परामर्श के लिए जाइए, तो लगता है मैं पागल तो नहीं हूँ। जबकि ऐसी बात बिल्कुल ही नहीं है। और जहाँ तक मनोविज्ञान की बात है, हम लोग मूल रूप से व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसके अंतर्मन को समझने का प्रयास करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे व्यवहार में जो कुछ भी प्रकट होता है वो हमारे अंतर्मन का एक झलक होती है, या हम जैसा सोच रहे होते हैं, जिस तरीके के ओपिनियंस रखते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, वो हमारे व्यवहार में दिखाई पड़ने लगता है। तो निश्चित रूप से मनोविज्ञान जब व्यक्ति को समझता है, व्यक्ति के द्वारा वो परिवार को समझता है, परिवार के द्वारा वो समाज को समझने की कोशिश करता है। और अब थोड़ा थोड़ा लोगों में इसके प्रति जागरूकता आ रही है। और मनोविज्ञान कोई विषय के रूप में या नहीं भी विषय के रूप में, तो मनोवैज्ञानिकों के पास जाने में बहुत झिझक नहीं हो रही है लोगों को। बल्कि गोरखपुर जैसे शहर में तो लोग अब खोजते हैं कि कोई ऐसा मिल जाता जो हमारे तमाम तरीके के, जैसे तनाव है या कुछ पारिवारिक उलझने हैं, या बच्चों के बिहेवियर में जो जिसको हम कहते हैं अनरूली बिहेवियर है, तो ऐसे बिहेवियर्स में क्या चेंज लाए। तो पेरेंटिंग से रिलेटेड टिप्स के लिए लोग मनोवैज्ञानिकों को खोजने लगे हैं। थोड़ी धारणा बदल रही है। आपको लगता है कि अगर किसी की साइकोलॉजी को समझ लिया जाए तो बहुत सारी समस्याओं से और दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। इसका उत्तर मैं इस तरह से देना चाहूँगी कि सबसे पहले अगर अपनी साइकोलॉजी को समझ लिया जाए तो बहुत सारे ऐसे व्यवहारों को करने से हम बचेंगे जिससे दूसरे को तकलीफ होती है। हाँ, पहला सवाल मेरा यही था कि विषय से लेके व्यक्ति तक पे बातचीत ही नहीं होती है। हाँ। साइकोलॉजी नाम की चीज़ जो है, जैसे हम जानते ही नहीं। तो पहले हमें खुद को समझना है। साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ, स्व का जो
अगर जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, हम लोग क्लास में बहुत बार होता है बच्चों से पूछते हैं कि हु एम आई, आप कौन हैं, आप अपने बारे में बताइए। तो उनका जवाब क्या होता है, मेरा नाम ये है, मेरी उम्र ये है, मैं ये विषय पढ़ता हूँ, या मेरे माता पिता ये हैं। मतलब वो सारी अपनी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन वो वास्तव में क्या है वो नहीं बता पाता है। हम एक इंसान हैं। हाँ, इंसान है, या मेरी रुचियाँ ये हैं, या मेरी धारणाएं ये हैं, या ये मुझे अच्छा लगता है। अब अच्छा नहीं लगता है तो क्या बताएगा कि मेरा फेवरेट फूड क्या है, या मेरा फेवरेट कलर क्या है। वो फेवरेट फूड या फेवरेट कलर उनको क्या दे रहा है, मतलब वो आनंद दे रहा है कि वो ईर्ष्या हो रही है, इमोशंस के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में बहुत बार लोग नहीं बता पाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम खुद को जब जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो उसी नज़रिए से फिर हम सामने वाले को देखना शुरू करते हैं। तो आप जो बात कह रहे हैं कि समाज को कैसे बदलेंगे या क्या हम दूसरों को समझ पाएंगे, तो उसके लिए अगर आपको एक अच्छा मनोवैज्ञानिक बनना है, या हर व्यक्ति में एक मनोवैज्ञानिक है। ये बात अलग है कि हमने उसको एक विषय के रूप में सिस्टमेटिकली पढ़ा है, लेकिन हर व्यक्ति, हमारी माँ को मालूम होता है कि हमें कब भूख लगी है, कब हम परेशान हैं, तो हमारा चेहरा पढ़ लेती है। तो उसने तो बहुत बार मनोविज्ञान नहीं पढ़ा है, चेहरा और व्यवहार देख के, लेकिन चेहरा और व्यवहार देख के उसको मालूम होता है कि भूख, अभी जब आप खाना नहीं खाएंगे तो पूछती है कि तुम्हारे स्कूल में या कॉलेज में किसी से झगड़ा हुआ है क्या, या कोई प्रॉब्लम है क्या, या कोई उलझन में हो क्या। तो हर व्यक्ति के अंदर वो मनोवैज्ञानिक है। बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल है कि साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जिस पर आम आदमी बातचीत नहीं करता, या ये कहें कि ये बातचीत का मुद्दा ही नहीं होता। हाँ, इस बात से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ कि अगर एक विषय के रूप में हम लोग इसको देखने की कोशिश करें, तो बहुत बार ऐसा है कि एक तो ये विषय मतलब ग्रेजुएशन से एक विषय के रूप में आता है। बहुत थोड़ी जगहों पे इंटरमीडिएट में साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो विषय के रूप में जो हम बच्चे जानते हैं वो हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास वगैरह जानते हैं, तो उनको लगता है कि यही विषय है जिनको पढ़ना चाहिए। जब हम मनोविज्ञान की तरफ आते हैं तो थोड़ी जटिलता इसलिए भी है क्योंकि इसमें हमें थोड़ा उसकी फिजियोलॉजी को भी थोड़ा समझना पड़ेगा, ब्रेन को भी थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बहुत बार अंतर्मन जो है हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, कौन से सिक्रीशंस हो रहे हैं वो भी हमारे बिहेवियर को निर्धारित करते हैं। इसीलिए देखिए किशोरावस्था में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो आपका बिहेवियर जो है वो बहुत सारे लोगों में बहुत आउटवर्ड हो जाता है, बहुत सारे इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, अकेले रहना, भूख नहीं लग रही वगैरह वगैरह। तो मनोविज्ञान सब चीज़ों का एक मिक्स है। तो इसलिए भी लोग विषय के रूप में पढ़ने से, इसमें तो साइंस है वाली चीज़ें आ जाती हैं तो डरने लगते हैं। और बाकी ये कि अगर हम पढ़ेंगे तो या जानेंगे तो ये तो वो है। मुझसे एक सवाल पूछा जाता है कि आप तो हमको देख के समझ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि मनोविज्ञान पढ़ लिया या जान गए तो आप एक एक्सरे मशीन जैसे हो गए। लेकिन हाँ ये है कि लोगों के बारे में हमारी समझ थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो इसलिए और जो मैंने शुरुआत में ही कहा कि लोगों एक ये धारणा होती है कि मनोवैज्ञानिक के पास जा रहे हैं तो जरूर कुछ दिमाग में खलल है, कुछ पागलपन के लक्षण है इसलिए जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और अभी इसलिए भी थोड़ी बातचीत इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि देखिए पहले जब हम लोगों के बड़े परिवार हुआ करते थे, संयुक्त परिवार थे, तो एक दूसरे की बहुत सारी चीज़ें माता पिता नहीं भी जान पाते थे, तो एक्सटेंडेड फैमिली थी, तो उसमें कोई ना कोई ऐसा होता था जिनके साथ आपका बड़ा घनिष्ठ सा रिलेशन होता था। आप उससे अपने मन की सब बात कह लेते थे जाकर के, और वो आपको सोल्यूशंस भी बता देता था। या पेरेंटिंग का इशू होता ही नहीं था। बिल्कुल, दादा दादी चाचा चाची बहुत सारे लोग थे, तो अगर जो नई माँ है उसको मालूम नहीं है बच्चा कैसे पालना है, तो बहुत सारे लोग थे जो हैंड होल्डिंग थी। अभी क्या हो गया, जब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई तो ऑब्वियसली आपको फिर एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी अगर चीज़ें आपको कठिन लगने लगती हैं तो। या वर्किंग वीमेन मदर्स हो गई तो उनके लिए भी एक वो कि बच्चे को देखें, कि घर देखें, कि क्या क्या करें। तो इसलिए अब मनोविज्ञान के बारे में बातचीत ज़्यादा हो रही है और लोगों को उसकी एक ज़रूरत महसूस हो रही है, अहमियत भी पता चलने लगी है। तो आपसे अगला सवाल एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते जो है किया जा रहा है कि
इसलिए हम ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि क्या साइकोलॉजी पे एक जनरल बातचीत होनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति और दुर्घटनाओं से मतलब उसको समझा भी जा सके और उसे बचा भी जा सके। देखिए, मैं जैसे कि अभी आपने बताया कि जनरल बातचीत नहीं होती थी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। केवल दुर्घटना देखिए, अगर किसी परिवार में या किसी कहीं पर कोई एक व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वो भी एक दुर्घटना है। किसी व्यक्ति ने अपना जीवन असमय अपने ही हाथों ले लिया तो कोई ना कोई एक ऐसी बहुत बड़ी चीज उसके सामने रही होगी जिससे वो अपने आप को निकाल नहीं पा रहा है, तो वो भी एक दुर्घटना है। बहुत सारी जो ऐसे शोध भी हैं और ऐसे परिवारों के लोगों से जब आप बातचीत करते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने बातचीत की तो उनको ये बात समझ में आई कि वो व्यक्ति जो आत्महत्या करने के बारे में उस एक्सट्रीम निर्णय तक पहुंचता है, वो उससे पहले अपनी उलझनों के तमाम सारे इंडिकेशंस दे रहा होता है, अपने व्यवहार के माध्यम से, अपनी बातचीत के माध्यम से, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते समय वो कहीं ना कहीं वो संकेत दे रहा होता है, लेकिन हम उस संकेतों को परिवार वालों ने इग्नोर किया, नहीं समझ पाए, या वो जो चीज हमारे लिए, जैसे एक बहुत सी चीज, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे क्लासरूम में होते मोटे हैं, अब सब लोग उसको मोटू मोटू करके चिढ़ा रहे हैं। एक बच्चे को ये बात बहुत पिंच कर सकती है और वो एक तो उसके अंतर मन को, उसके उस इमोशन को, अब हमने क्या किया, अरे क्या हो गया, मोटे हो गए हो तो खाते पीते घर के हो। आज से कुछ समय पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले शायद ये एक फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था, अरे खाते पीते घर के हैं इसलिए मोटे हैं। लेकिन आज जब हम जीरो फिगर और इसकी बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चों के लिए वो हर्ट करने वाली बात हो सकती है। तो वो चीज़ों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब तो किसी भी तरीके की दुर्घटना के संकेत हमें व्यक्ति के व्यवहार से मिलने लगते हैं और वो संकेत हम कितना समझ पाते हैं वो निर्धारित करेगा कि हम शायद कुछ प्रिवेंशन कर पाएंगे। आज जिस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह बर्बरता से लोग जो है लड़कियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उसको जला कर दे रहे हैं, तो इस पे किस तरह साइकोलॉजी काम करेगी? इन लोगों की किस तरह हेल्प हो सकती है साइकोलॉजी? देखिए, मनोवैज्ञानिक के रूप में जो कोई भी इस तरीके के क्राइम, मैं तो कहूँगी इसको, इस तरीके के क्राइम में लिप्त होता है, तो वो एक ये जो परवर्टेड बिहेवियर है, ये व्यवहार है और ये व्यवहार आपके एक तरीके की आपकी सोच है और वो सोच आपके बिहेवियर में आ रही है। लेकिन ये सोच अब आई कहाँ से, वहाँ पर मनोवैज्ञानिक काम करता है। ज़्यादातर अगर आप एक एनालिसिस करें कि बहुत सारे लोग जो इस तरीके के उसमें लिप्त हुए, जिनको सजा भी हो गई या नहीं भी सजा हो पाई, उनका अगर आप एक बैकग्राउंड देखने की कोशिश करेंगे तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि समाज में वो उनके लिए महिलाएं एक ऑब्जेक्ट है, वो एक जीता जागता ह्यूमन बीइंग नहीं है जिसके अपने इमोशंस हैं, जिसकी अपनी एक सोच है, वो एक ऑब्जेक्ट है। और वो अब ये जो ऑब्जेक्ट बनाने का जो सोच आया, वो जाहिर सी बात है या तो परिवार से आ रहा है या वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। मैस्कुलिनिटी को लेकर के जो जिस तरीके का समाज में प्रचलित है, जैसे इतना छोटा सा उदाहरण कि तुम लड़के हो तो तुम रो नहीं सकते हो, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। तो आपने तो एक सेंटेंस कहा, लेकिन वो है कि रोना जो है वो समथिंग जिसको कि मतलब वो बीइंग अ मेल वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है या फैमिली में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपने एक छोटा सा सेंटेंस कहा और उसने एक धारणा को जन्म दे दिया। तो मुझे और सख्त होना है, मुझे और सख्त होना है, मुझे रोना नहीं है, या ये मेरा दायरे के बाहर की चीज है। तो एक जनरल एनालिसिस है, बिल्कुल पितृसत्तात्मकता दर्शाता है। तो हम लोगों को एक दूसरी और भी बात है कि जैसे बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट सारे कुछ चले, हम लोगों ने कहीं ना कहीं उसमें वॉइस को अलग किनारे दरकिनार कर दिया। जब आपको एक बड़े पैमाने पर कोई बातचीत करनी होगी तो उनको साथ लेकर चलना होगा। आप वो ये नहीं कह सकते कि हमें बेसिकली लड़कियों के साथ से ज़्यादा वॉइस को समझाने की ज़रूरत है, वॉइस के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है कि
वो भी एक जीता जागता इंसान है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो वस्तु नहीं है। और बहुत सारे ऐसे जो सोशल लर्निंग के जो फील्ड से, जहाँ से जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया पे तमाम सारी चीज़ें हैं, या पोर्नोग्राफिक साइट्स से तमाम सारी चीज़ें इन्फिल्ट्रेट होकर के आ रही हैं, और जो सभी के लिए उपलब्ध है। वो एक 8-9 साल के बच्चे से ले करके, और वहाँ कहीं कोई बहुत रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो और वो कोई स्कूल गोइंग और नॉन स्कूल गोइंग में एक बहुत बड़ा दायरा ऐसा है जो कभी कक्षा में जाता ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है। तो आप कक्षाओं में तो बहुत सारी चीज़ें समझा ले रहे हैं, नियम कानून से लेकर के और संवेदनाओं से लेकर के सारी चीज़ें, लेकिन जो कक्षा में नहीं आ रहा है उसके लिए क्या करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी जगहों पे अवेयरनेस की, देखिए अवेयरनेस कैंपेन्स चलते हैं, लेकिन वो अवेयरनेस कैंपेन्स जो है वो केवल सूचना को देने के तरीके होते हैं। उस मनोवैज्ञानिकता के साथ कि हम दूसरे की सोच को कैसे बदलेंगे, दूसरे के व्यवहार को, उसकी अभिवृत्तियों को बदल पाए, उसके मनोभावों को परिवर्तित कर पाए, वहाँ तक तो हम जाते ही नहीं। हम केवल अवेयरनेस के नाम पे बैनर पोस्टर लगाते हैं और इंफॉर्मेशन दे करके चले आते हैं। हाँ, वो उसका असर बहुत कम समय रहता है। उसका असर नहीं होता है। तो इन सारी जगहों पे मनोविज्ञान की आवश्यकता है। एक मतलब मेरे मन में अपना व्यक्तिगत चल रहा है कि क्या ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि हम बहुत छोटे पद से जो है क्लास शुरू कर दें मनोविज्ञान का, और जैसे हम शुरू से उनको साइंस पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, उसी तरह जो है मनोविज्ञान में उनको पढ़ाया जाए और बड़े हुए इंटर तक जो है कंपल्सरी कर दिया जाए क्लास। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में इतने छोटे पद से पढ़ाने से शायद बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। हाँ, ये है कि उससे जो विभिन्न शोधों से निकल के आने वाली चीज़ें हैं, उनको जो दूसरे विषय पढ़ाए जा रहे हैं, उन विषयों में उन चीज़ों को डाल करके पढ़ाया जाए। 6th 7th 8th से तो, क्योंकि छोटे बच्चों में मनोविज्ञान विषय के रूप में पढ़ाने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा, कोई हासिल नहीं होगा। आप कम से कम 7वीं 8वीं से जब उसके बारे में बातचीत करना शुरू करेंगे तब वो समझ पाएंगे। ठीक, तो उतनी छोटी उम्र में बहुत सारी थियरी और सिद्धांत और मॉडल पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये है कि हमको अब पढ़ाना किसको, जो कक्षा में शिक्षक जा रहा है, या जो माता पिता हैं, या गाँव में जो चौपाल होती है, वहाँ से हमको उन लोगों को जब हम समझा पाएंगे, जो भी ऐसे सोर्सेस हैं उनको हम जिसको हम कहते हैं कि एक टर्म है मनोविज्ञान में जिसको हम कहते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट होना। इंटेलिजेंट तो सभी लोग होते हैं, कम या ज्यादा, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस होना मतलब मनोभावी रूप से बुद्धिमान होना, ये ज्ञान, ये ट्रेनिंग जो है वो शुरू से दिया जाए इन बहुत सारे तरह के लोगों को, तब हम जाकर के उसका प्रतिफल जो है वो पाएंगे। मैं क्या सच में एक मनोवैज्ञानिक किसी को देख के कुछ चीजें उसकी बता सकता है? थोड़ी देर बातचीत करने के बाद से। वो मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि मनोविज्ञान का मतलब ये नहीं है कि हमारे आंख में एक एक्सरे विजन जैसा आ गया और हम आपको देखेंगे और हम आपके सब चीज़ों को बता लेंगे। लेकिन हाँ, ये कि अगर हम कुछ समय तक आपके हाव भाव को भी, मतलब कुछ आप अब मूर्ति की तरह बैठे रहेंगे तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपके साथ मैं कुछ बातचीत करूँ, कुछ आपके हाव भाव का ऑब्जर्वेशन करूँ, तो निश्चित रूप से कुछ चीज़ों के बारे में बता पाऊंगी। मैम, आजकल देखते हैं कि छोटे बच्चों में डिप्रेशन की समस्या देखने को मिलती है। उसके साथ कई कारण हो सकते हैं कि घर में उनको दबाव रहता है कि अच्छे नंबर आने चाहिए, पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि फर्स्ट डिवीजन आओ, तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा। ठीक है, वो एक लालच देके कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव तो होता ही है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो क्या हमें करना चाहिए कि वो इतने बचपन में ही जो है डिप्रेशन में ना आए? क्या माँ बाप को थोड़ा परवरिश में अपने बदलाव लाना चाहिए? बिल्कुल, मैं इस बात को बिल्कुल कहूँगी कि माँ बाप को, देखिए, एक कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं तो सारे बच्चे एक तरीके के नहीं होंगे। जिसको हम कहते हैं ना, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। हर बच्चे की अब क्षमता अलग अलग होती है, उसका एप्टीट्यूड अलग होता है, उसका एटीट्यूड अलग होता है, उसके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। किसी बच्चे को किसी चीज़ में रुचि होती है, किसी को किसी चीज़ में रुचि होती है। और ये जो फर्स्ट डिवीज़न आने वाली या इतने % मार्क्स आना चाहिए ही चाहिए, इस रैट रेस में जो उनकी जो नेचुरल इंटरेस्ट होता है चीज़ों में, वो घटा देता है।
और वो उस वही वजह है कि उनको एक वो डर है कि इतना नहीं आएगा तो घर में डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। इसीलिए आप देखिए हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट आने वाला होता है तो बहुत सारे सुसाइड करने लगते हैं। सीबीएसई और आईसीएसई ने तो तमाम सारे फ़ोन हेल्पलाइन शुरू की है। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है और वो प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं माता पिता अपने सपने थोपने लगते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया इसलिए तुमको ये करना है। तो आप एक अलग इंडिविजुअल हैं, वो एक अलग इंडिविजुअल है, वो अलग देश काल परिप्रेक्ष्य में पैदा हुआ है। उसकी जो बायोलॉजिकल हेरिडेटरी में जो चीज़ें मिली हैं और जो आप जिस तरीके से उसका पालन पोषण कर रहे हैं वो दोनों में भिन्नताएं हैं। तो इसलिए आप किसी भी इस तरीके की चीज़ को जब आप लादते हैं तो उसका जो नैसर्गिक रुचि है, नेचुरल इंटरेस्ट है, वो चीज़ों में से घट जाता है। और कई बार उसकी वजह से होता है कि चूंकि नेचुरल इंटरेस्ट ही घट गया तो जिस चीज़ में वो बहुत अच्छा कर सकता था वो भी करना बंद कर देता है। तो और वही डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण होते हैं क्योंकि वो जो जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं उसमें जाके उसको जोर लगाना पड़ रहा है। हाँ, जोर लगाना पड़ रहा है तो एफर्ट ज़्यादा पड़ रहा है। तो और प्लस एक ये दबाव है कि अगर ऐसा नहीं किया तो तुम खानदान की नाक कटा दोगे से लेकर के तुमने मेरा नाम डुबो दिया तक मैंने तुम्हारे लिए, फिर वहाँ पे वो एक गिव एंड टेक है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है इसलिए तुमको ये बदले में करके देना है। तो इस तरीके का वो तो वहाँ जो एक पॉजिटिव नेचुरल रिलेशन भी है पेरेंट्स और बच्चे के बीच का जो अफेक्शन है वो भी खत्म होकर के वो एक गिव एंड टेक वाला हो गया कि मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ तो इसलिए या कर रही हूँ तो इतना तुमको करना चाहिए। और कई बार हम उसको जाने अनजाने में बोल भी देते हैं। तो और वो बच्चे जो है बच्चों के ऊपर उसका असर पड़ता है क्योंकि अब बच्चे जो है वो बहुत तरीके के सोर्सेज से एक्सपोजर है, सूचनाएं ले रहे हैं, तो उनको उस बात की बहुत तकलीफ होती है कि मेरे माता पिता मेरे लिए एक व्यापारी के तरीके से काम कर रहे हैं। और अगर बच्चों में बहुत बार वो अकेले रहना शुरू कर देते, छोटे बच्चे भी किसी से बातचीत नहीं करेंगे, खाना छोड़ देंगे, बात बात पर चिड़चिड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता है कि मेरे बच्चे में कुछ इस तरीके के लक्षण आ रहे हैं। और अगर आपको लगता है और आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। आप किसी मनोवैज्ञानिक से मिलें, उनसे बातचीत करें और आप ये ना कहें। देखिए, अगर बच्चे में कोई व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। तो पहले आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। आप अगर चाहते हैं कि आपका फैमिली का डायनामिक्स ठीक रहे, वो बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे हम स्विच यहाँ जलाते हैं तो पंखा वहाँ चलता है। तो अगर पंखे में पंखा नहीं चल रहा है तो इसका मतलब हमको थोड़ा पावर सप्लाई को देखने की ज़रूरत है। तो परिवार में जो पावर सप्लाई है वो पेरेंट्स से बच्चे तक पहुँच रही है। तो आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। और कई बार हम कहते हैं मेरा बच्चा गाली देता है, मेरा बच्चा ऐसा करता है, मेरा बच्चा वो वैसा करता है, तो हम सारा चीज़ बच्चा अपने को बदले, लेकिन हम माता पिता के रूप में अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि बच्चे के साथ साथ जो है पेरेंट्स की भी एक काउंसलिंग रेगुलर होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि तो आप किसी प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, कोई उसमें बुराई नहीं है। और हालांकि अब तो काफ़ी लोग जो है जाने लगे हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, और पहले शर्म की बात मानी जाती थी, और आज जो है सोशल मीडिया से देख के बहुत सारी चीज़ों की इसकी चर्चा होने लगी है कि एक सर्दी जुकाम जैसे होता है हम दिखाने जाते हैं डॉक्टर को, उसी तरह ये भी है। बिल्कुल है। और कई बार बच्चा क्लास में बहुत अच्छा नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि उसमें कुछ लर्निंग डिसऑर्डर्स हों। लर्निंग डिसऑर्डर्स जैसे एक पिक्चर आई थी तारे जमीन पे, जिसमें उन्होंने डिसलेक्सिया पे बहुत सारी बातचीत की। डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है, उसके अलावा और भी कई लर्निंग डिसऑर्डर, जैसे एक होता है डिस्कैल्कुला जहाँ पर कि बच्चा बाकी सब में मतलब लिटरेचर में बहुत अच्छा है, वो बहुत सारे लोगों में होता है, और अन्य विषयों में अच्छे हैं, लेकिन जहाँ कैलकुलेशन जैसी बात आएगी वहाँ पर उनका ब्रेन की फंक्शनिंग वैसी नहीं कि वो अच्छे से कैलकुलेशंस कर सकें। तो वो मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, या जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी का जो स्टैट वाला पार्ट होगा वो अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो उनको उन चीज़ों में दिक्कत होती है। तो अलग अलग तरीके के लर्निंग डिसऑर्डर्स भी हमको, वो भी अगर बच्चा कोई बाकी चीज़ें कर रहा है और एक कोई चीज़ बिल्कुल नहीं कर पा रहा है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हैं जिसको कि हमें समझने की ज़रूरत है।
वो कई बार फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, न्यूरल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी होता है। साइकोलॉजिकल हो रहा है तो कई बार किसी न्यूरल या फिजियोलॉजिकल गड़बड़ी की वजह से उसका मैनिफेस्टेशन बिहेवियर में हो रहा है, जो साइकोलॉजिकल चेंजेस में दिखाई दे रहा है। मैम ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे कि अगर कोई लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ है, कोई दोस्त है, मित्र है, अच्छा व्यवहार कर रहा है और अचानक से जो है वो इतना खराब व्यवहार करने लगता है कि वो आपकी इंसल्ट तक करने लगता है, तो क्या ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? बिल्कुल ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और मूड डिसऑर्डर हो सकता है, या अब वो और भी अगर कुछ होगा तो वो देखने की आवश्यकता है। लेकिन मूड डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि व्यक्ति का वास्तव में अपने मूड पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। वो अचानक से कुछ दिनों तक बहुत खुश मिजाज और बहुत लोगों के साथ घुलने मिलने वाला होता है और कुछ दिनों के लिए बिल्कुल सबसे अलग थलग और अवसाद में और खाना वाना छोड़ करके और किनारे बैठ के, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। इन जनरल हम ये कह देते हैं कि जो है वो आपने जिस संबंध की हम बात कर रहे हैं, दोस्ती की बात कर रहे थे, तो इन जनरल ये होता है कि हम ये कह देते हैं कि अरे उनका मतलब था तब तक हमसे जुड़े रहे, लेकिन नहीं, वो बाद में भी जुड़े रहते हैं, लेकिन वो एक ऐसा व्यवहार करेंगे कि बहुत ही इंसल्टिंग रहेगा, लगेगा कि यार अब तो इससे हम बात ही चित न करें। तो इन दोनों के व्यवहार को देखते हुए कि भाई हम तो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और आप ऐसा व्यवहार करिए, तो उन दोनों को क्या करना चाहिए? आपका जिसका है उसका तो है ये डिसऑर्डर, लेकिन जिसके साथ वो ऐसा व्यवहार कर रहा है उन मतलब दोनों के लिए आप बताएं। देखिए जिसके साथ वो व्यवहार हो रहा है, अब अगर उसको सामने वाले की बिहेवियर की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग है, तो दो चीज़ें हम क्या तो लगेगा कि अच्छा ठीक है, इसको टाइम टाइम पे ऐसा होता रहता है, इसलिए हमको इससे बहुत हर्ट होने की आवश्यकता नहीं है, मान लीजिए करेगा, लेकिन अदरवाइज ही और शी इज अ नाइस पर्सन, तो मतलब वो ठीक है, एक कोई स्थिति है। और दूसरा ये है कि या तो हम उसको जब वो अच्छे मूड में है, जब वो ठीक उसमें है, तो वहाँ पे सलाह दें कि आपको किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, तो आपका ये व्यवहार बार बार हो रहा है, तो ज़रूर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि करने की ज़रूरत है, जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। या एक तीसरा है कि हम अपना संबंध उनके साथ ख़त्म कर लें। अगर बहुत अनरूली बिहेवियर है तो हम अपने संबंध को कि भाई उनको बताते हुए कि आप चूंकि आप बार बार इस तरीके का करते हैं जो मुझे बहुत पेन देता है, तो कई बार हम लोग मनोविज्ञान में इस बात की जरूर चर्चा करते हैं कि दो चीजें, स्पष्टवादिता और असर्टिव होना, कि जो चीजें लग रहा है कि नहीं सही है उसके लिए हमको सही ढंग से सामने के वाले के सामने प्रस्तुत भी करना चाहिए। आप अपने मन में अपनी चीजों को रखे ही रहेंगे और चाहेंगे कि सामने वाला सब कुछ ठीक हो जाए, तो वो वैसा संभव नहीं है। तो बहुत बार हमें स्पष्टवादिता भी और असर्टिव होना भी कि नहीं मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर ये चीजें हैं और इसके ये इंस्टांसेस हैं, ये उदाहरण है जहाँ तुमने तब ऐसा किया था, अब ऐसा किया, इसलिए तुमको इस पर जरूर बातचीत, हम लोगों को मिलकर बातचीत करने की आवश्यकता है। या अगर तुम्हें लगता है कि मुझे किसी के साथ तुम्हें किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर आपको अपने बिहेवियर पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको ज़रूर किसी के साथ किसी मनोवैज्ञानिक से मिलना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि आप मेरा से एक संदेश दें हमारे दर्शकों को कि पेरेंट्स और बच्चे और मतलब जो भी समाज के लोग हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पर क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है दुर्घटनाओं से और डिप्रेशन से जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, जिसको जो है साइकोलॉजिकल मतलब प्रॉब्लम है, कैसे बचा जा सकता है? देखिए माता पिता के लिए मेरा एक छोटा सा संदेश ये है कि आपका बच्चा अलग अलग समय में अलग अलग उम्र का बच्चे हैं, तो जब बच्चा छोटा होता है तो आपको उसको बहुत सारी चीज़ों पे गाइडलाइंस देने की आवश्यकता होती है। आप वो गाइडलाइन दें, लेकिन गाइडलाइन देते समय ये ज़रूर देखें कि बच्चा आपके व्यवहारों का ऑब्जर्वेशन करता है। तो केवल आप अपने मुंह से कुछ गाइडलाइन ना दें कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, नहीं, पहले आपको अपने व्यवहार में उसको करके भी दिखाना होगा। तो और जैसे जैसे फिर आपके बच्चे बड़े होते जाते हैं, टीनेज में पहुंचते हैं, तो आपका बच्चों के साथ संबंध का जो डायनामिक्स है उसको भी परिवर्तन करना चाहिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो अपनी एक इंडिपेंडेंट सोच विकसित कर रहा है, उसका वो तमाम सारी चीज़ें पढ़ रहा होता है। तो आज के समय में है
तो उसका दायरा भी बढ़ रहा है, तो आपको उसके साथ थोड़ा दोस्ती का व्यवहार करना चाहिए। बच्चे से स्पष्ट रूप से कहिए कि तुम अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करोगे और आप भी अपनी बातें उसके साथ शेयर करिए। तो जब आप शेयरिंग जितनी ज़्यादा होगी तो शेयरिंग से ही केयरिंग आती है। तो माता पिता के लिए और बच्चों के लिए भी कि आप अपनी सारी बातें, आपके लिए जो सबसे पहले आपकी अच्छाई और बुराई को समझने वाला कोई होता है तो वो आपके माता पिता होते हैं। तो आप उनके साथ अपनी बातों को शेयर जब करेंगे तो आपके बीच एक अच्छा संबंध, एक दूसरे के साथ एक अच्छा संबंध विकसित होगा। और जब बच्चे आपके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं तो आप उसको जजमेंटल मत होइए कि तुमने ये ऐसा कैसे कर दिया। उसकी बात को सुनिए, समझिए और आराम से सोचिए बैठ कर के, तुरंत रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए एक लड़की ने आकर, आपकी बेटी ने बताया कि मुझे उस लड़के को देख करके अच्छा लगा, तो अब तुम कैसे नैतिक पतन हो गया, नहीं, ये बात नहीं कहनी है। एक सामान्य ह्यूमन टेंडेंसी आप पूछ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती हैं, तब आपको अपनी बेटी का मन समझ में आएगा या अपने बेटे का मन समझ में आएगा। तो आप अपने मनोवैज्ञानिक खुद हैं, आप उसके साथ सामने वाले के मनोविज्ञान को, अपने अंतर्मन को समझिए और उसके भी मनोविज्ञान को समझिए। मेरा आप लोगों सभी से यही संदेश है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अनुभूति मैम को, और अनुभूति मैम ने अभी तक जितनी हमारी बातचीत हुई बहुत ही सुंदर जानकारी, और मैं पहली बार ये बात सुनी हूँ कि आदमी को खुद जो है जानना चाहिए और वो खुद ही एक मनोवैज्ञानिक होता है और अपने को भी समझने की ज़रूरत है। जितना हम हाई तौर पर मचाए हुए हैं समाज को समझना, दूसरों को समझाना, तो ये बातचीत का ये सार जो मुझे मिला है वो ये कि आप अपने आप को भी समझें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।